नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जीवन की मौलिक इकाई, और अब तक हम लोग इसका 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज जो है हम 5वां पार्ट इसका बना रहे हैं, जिसमें कि हम क्रियाकलाप 5.2 के इसको जो है पढ़ेंगे। इसके पहले ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब हम जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था, जो कि था आपका आर्टिकल 5.2, वहीं से हम इसको आगे कंप्लीट इसको कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो इसके पहले का जो क्रियाकलाप था 5.2 के बाद 5.3 हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब हमको क्रियाकलाप 5.4 से इसको देखना है, जो किससे संबंधित है, जो परासरण से संबंधित है, इसको समझने के लिए। तो देखिए होता क्या है कि इस क्रियाकलाप में कहा क्या गया है कि अगर हम किसी सूखी किशमिश या खुबानी को केवल जल में रखें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, तो उसके बाद होगा क्या कि उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में अगर रखें तो उससे हमको इसमें निम्नलिखित अंतर देखने में मिलेंगे। क्या? पहला जो अंतर दिखेगा कि जब उसे हम जल में रखते हैं तो वो जल को ग्रहण करके फूल जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपके किशमिश आपको आसानी से मिल जाएगा, आप उसको पानी में रखेंगे और कुछ देर बाद देखेंगे कि किशमिश क्या होगा, अगर पहले उसका आकार इतना है तो बाद में फूल के वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसकी जगह अगर आप उसको जब सांद्रित नमक या शक्कर के घोल में रखेंगे तो पहले अगर उसका आकार ऐसा था इस तरीके का, तो सिकुड़ के इस तरीके का हो जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा परासरण के कारण होता है, जो कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताए थे, अल्प परासरण और परासरण की 2 विधियाँ इसके पहले जो हमने देखा हुआ था। क्योंकि पहले हम उसको देख चुके हैं तो उसे बताने से फ़ायदा नहीं है, समय व्यर्थ होगा। आप पहले वाले लेक्चर में उसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे एक कोशिकीय जीव जो रहते हैं वो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। ठीक है, कैसे ग्रहण करती हैं? क्योंकि जल का जो फ्लो रहता है वो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ रहेगा। ठीक है, तो उसी का प्रयोग करके जितने पौधे रहते हैं एक कोशिकी, वो जो है जल ग्रहण करते हैं। जैसे पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि जब हमको पौधे में पानी डालना होता है, जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा पौधा है, तो हम इसके रूट मतलब कि जड़ों में पानी डालते हैं और ये परासरण के द्वारा ऊपर पहुंच जाता है और पौधा हमारा हरा भरा रहता है। तो इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब कि विसरण जो है गैसों का आदान प्रदान करने के साथ साथ जल में तो निभाता ही था। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। उसको मतलब कि जो विसरण क्रिया है ये कोशिका को जो है बाह्य वातावरण से पोषण प्रदान करता है, जिससे कि वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रहे, साथ ही जो जीव रहे वो स्वस्थ रहे। तो होता क्या है, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। ठीक है, मतलब कि उसको क्या मतलब एब्जॉर्ब करना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है पौधों के केस में और ऑक्सीजन लेना है आदमी केस में, तो ये सब कैसे संभव होता है? कोशिका में विसरण के द्वारा ही संभव होता है। तो होता क्या है कि इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सब क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे मनुष्यों में होती है वैसे पौधों में होती है। तो उसके साथ होता क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली जो ये होती है लचीली होती है और कार्बन अणुओं जैसे कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन भी दिया है, बुक में क्वेश्चन भी है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो ये लचीली होने के साथ ही लिपिड प्रोटीन, जो कि हमारा 2 केमिकल तत्व है शरीर को पोषण प्रदान करने में, उसकी बनी होती है। साथ साथ ये लचीली मतलब कि फ्लेक्सिबल रहती है। जैसे हमारा हाथ का उंगली देखेंगे तो इसकी जो चमड़ी रहती है फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना रहती है उसको हम ऐसे नहीं देख पाते, इसको केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन मतलब जिससे कि इलेक्ट्रॉन को देखते थे। इलेक्ट्रॉन की जो हमारी पावर थी, इसके पहले मैंने आपको बताया था, वो 10⁻⁻⁻19
इतना मतलब इससे छोटा हमारा जो कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली रहता है होता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ता है कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में भी सहायता करता है। जैसे जो पौधों को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, फिर उसके साथ हवा चाहिए, धूप चाहिए, तो वो सब में भी जो है यही कोशिका झिल्ली उसका सहायता करता है। तो ऐसी प्रक्रिया को जो ये हो रहा है इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि पौधे जिस तरीके से अपना भोजन और अन्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। देखिए अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, जो कि इसका एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस में कौन सा जीव आता है, तो अमीबा इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है। ये क्रियाकलाप एकदम सिंपल से आप देख लीजिएगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है मैंने जो पढ़ा है उससे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब क्या होता है, वॉल अर्थात की दीवार। ठीक है, अब दीवार का क्या काम आ गया, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली था भी जीवों में। अब देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है। ये कोशिका भित्ति जो होती है ये दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, मतलब कि पेड़ पौधों में। तो होता क्या है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है। मतलब देखिए समझिए, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा था, फिर उसके बाद पढ़ा था प्लाज्मा झिल्ली और इसमें भरा था जलीय द्रव। अब पौधों के इसमें होता क्या है कि इसके आगे एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो इसको संरचना प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है किसको, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली को। तो देखिए हो क्या रहा है इसमें कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी किस चीज़ की होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज पदार्थ की, जिसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो सेल्यूलोज है एक बहुत ही जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, मतलब ये जो पौधे हमारे खड़े रहते हैं उसमें आप ये समझ सकते हैं कि सेल्यूलोज का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आगे है क्या कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। तो देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोशिका भित्ति का दीवार है, ठीक है, और इससे सट के था हमारा प्लाज्मा झिल्ली और ये था हमारा न्यूक्लियस। अब अगर पौधों में पानी कमी होगी तो होगा क्या कि कोशिका भित्ति मतलब दीवार तो यहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली था ये सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ जाएगा तो केंद्रक तो वहीं रहेगा, छोटा था ही। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है कुंचन। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसी को समझाने के लिए देखिए एक प्रैक्टिकल दिया गया, हम इसको भी देख लेते हैं कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम न रहे और सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सके। इसीलिए मैं जो है क्वेश्चन पे नहीं कराता, मैं केवल पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि रियो की पत्ती की झिल्ली को, अब यहाँ पे रियो दिया गया तो आप किसी पत्ती से एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केवल रियो ही एक स्पेशली हो। रियो करने पे हुआ क्या था कि आसानी से पता लग गया था, बस खाली यही अंतर था। हाँ, तो देखिए होता क्या है कि रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड इसको बनाया गया, मतलब कि उसको पानी में रखा गया, फिर उसको एक स्लाइड पर रख लिया गया, फिर इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। मतलब जैसे आपने देखा था पहले हमने एक नाम सुना था क्या, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो उसी तरीके के सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा गया। तो होता क्या है कि छोटे छोटे हरे कण दिखाई देते हैं और इन हरे कणों को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस स्लाइड पर रखी जो पत्ती के जो छिद्र हैं, मतलब झिल्ली में, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं छिद्र कहिए, कण कहिए, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो होता क्या है कि इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, क्योंकि देखने में हरे हरे थे हरे कण, तो इस हरे पदार्थ किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डाला गया। ठीक है, तो होता क्या है कि 1 मिनट प्रतीक्षा करा गया, सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। क्या देखा गया, इसको हम आगे बात देखते हैं। फिर उसके बाद अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबाला गया, तो इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, मर जाती है। ठीक है, मतलब कि देखिए पत्ती को जब पेड़ से आप अलग कर दिए तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारा अगर शरीर का ही अंग है, क्या हमारा हाथ का उंगली ही है, अभी वो हिल रहा है, लेकिन अगर उसको हम काट के अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब रियो की पत्ती था
हरा था तो उसके अंदर कण पाए जाते, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो कण थे क्लोरोफिल के कारण हरा था। लेकिन जब उसको उबाल दिया गया तो क्या होता है कि पत्ती जो है उसकी सभी कोशिकाएं जो है मर जाती हैं। तो होता क्या है कि अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखा गया और उसमें उसे जो है सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। कब? जब हमारा सभी कोशिकाएं उस पत्ती की मर चुकी थी। तो स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डाला गया और 1 मिनट तक छोड़ा गया और फिर उसको भी सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। तो देखिए क्या हुआ, कुंचन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या निकलता है कि इससे पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परागशरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। जाहिर सी बात है, जैसा कि हमारे साधारण भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति अगर जीवित है, कोई इंसान अगर जीवित है, तभी उसको जो है भूख, गर्मी, ठंडी का हाथ कटने पे दर्द होने का अनुभव होता है। अर्थात वो जब मर जाता है तो उसको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता। ठीक है, तो जो भी घटना घटती है जीवित शरीर के साथ ही होती है। तो इससे आगे क्या दिया है कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या हुआ। तो कोशिका भित्ति जो होती है ये पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन मतलब कि अल्प परागशणदायी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। अल्प परागशणी विलयन का मतलब क्या हुआ कि जब जो बाहर का पानी ज़्यादा रहो अंदर कम हो तो होता क्या है कि अधिक सांद्रता से अंदर पानी फ्लो होता है। तो इस क्रिया में कोशिका को फटने से बचाती है, मतलब कि ऐसे माध्यम में कोशिका परागशरण विधि द्वारा पानी लेती है। क्यों? क्योंकि बाहर का सांद्रता ज़्यादा है। और इस प्रोसेस का नाम, जैसा कि अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि अल्प परागशरण विधि क्या होता है, मैंने इसके जस्ट पहले लेक्चर में, ये 5वां है, चौथे में अच्छे से बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो पानी लेती है तो होता क्या है कि कोशिका जो है फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। ठीक है, जब कोशिका भित्ति तो यही है, लेकिन जब ये फूल जाएगी तो ज़्यादा इसका एरिया होगा तो ये साइड इसको प्रेशर डालेगी, दाब डालेगी। और दाब डालने से होता क्या है कि कोशिका भित्ति की भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। मतलब कि ये कोशिका झिल्ली जितना दबाव डालती है उतना ही दबाव कोशिका भित्ति डालती है। ये क्रिया के बारे में हम जब भौतिक विज्ञान का 7वां 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो दबाव डालती है तो होता क्या है कि कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं और इस क्रिया के कारण जो है झिल्ली हमारा पादपों का फटता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पहले पढ़ा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, फिर जंतुओं उसमें पढ़ा, किसमें, पादपों में पढ़ा कोशिका भित्ति। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो दोस्तों हम लोग जो है अब मेन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे इसको, जिसको हम कहते हैं कोशिका केंद्रक। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द उसका जो है आपको रिप्लाई किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।